नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर। इससे जो पहले वाली क्लास थी उसके अंदर अपने मरुस्थल के बारे में बात कर ली थी। शुष्क मरुस्थल यानी कि जो मैंने इस प्रकार से इसको डिवाइडेशन किया था, शुष्क मरुस्थल एक भाग और दूसरा मरुस्थल को भाग किया था अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थल की अपने सारी बात कर लेते हैं कि अनुदैर्ध्य क्या होता है, अनुप्रस्थ क्या होता है, बरखान क्या होता है, लाठी सिरेज क्या है, थार का गड़ा चंदन उल्कोप क्या है, वो इससे अपने पहले वाली क्लास के अंदर जिक्र कर लिया था। आज अपने जो नॉर्मल सी बात है यानी कि जो थार के मरुस्थल की उसके पढ़ते हैं। थार के मरुस्थल के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। क्या है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, थार के मरुस्थल को दोस्तों सबसे युवा मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे युवा मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, ये बातें दो आप और ध्यान रखना, यानी कि थार के मरुस्थल के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है और थार के मरुस्थल को सबसे युवा मरुस्थल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़ा मरुस्थल, यानी कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों सहारा का मरुस्थल। कितना है? 84 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा मरुस्थल 84 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा का मरुस्थल है। 84 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। थार के मरुस्थल की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी थार का मरुस्थल के अंदर, यानी कि जहां पे अपने मरुस्थल में रह रहे हैं ना, उसका सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, दूसरी बात है सबसे युवा मरुस्थल भी कौन सा हो जाएगा? शुष्क मरुस्थल हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल की। अर्ध शुष्क मरुस्थल से पढ़ने से पहले मैं आपको एक दो बातें और बताता हूं कि जो मरुस्थल है उसको किसने क्या नाम दिया है। तो दोस्तों इस मरुस्थल को यानी कि थार के मरुस्थल को ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा है? ईश्वरी प्रसाद ने इसे रुक्ष क्षेत्र कहा है। क्या कहा है? ईश्वरी प्रसाद ने इसे रुक्ष क्षेत्र कहा है। ह्वेन-सांग ने इसके लिए क्या प्रयोग किया है? ह्वेन-सांग ने इसे गुजराता प्रदेश कहा है। ठीक है दोस्तों, जो मैं आपको बता दूं कि ईश्वरी प्रसाद ने थार के मरुस्थल के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? तो ईश्वरी प्रसाद ने रुक्ष क्षेत्र का प्रयोग किया है। ह्वेन-सांग ने इस मरुस्थल के लिए गुजराता प्रदेश का प्रयोग किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न भी एक बार थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा जा चुका है कि ह्वेन-सांग किस समय भारत में आया? तो है से ह्वेन-सांग और है से हर्षवर्धन, यानी कि भारत का एक शासक हुआ था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय ह्वेन-सांग भारत आया था। हर्षवर्धन के समय भारत आया था। और इसकी एक जो पुस्तक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी? CU की। कौन सी? इसकी पुस्तक है CU की। इसके अंदर जो राजस्थान का क्या नाम दिया इसने? गुजराता प्रदेश। हो सकता है वहां पे गुर्जर जाति की वजह से इसने नाम दिया हो। ठीक है दोस्तों, गुर्जर जाति की संख्या ज्यादा थी इसलिए उन्होंने गुजराता प्रदेश कहा हो। ठीक है दोस्तों, इसे कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार। यह दोस्तों प्रश्न पूछा गया था थर्ड ग्रेड के अंदर कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार इसे ही कहा जाता है। ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थल को क्या नाम दिया है दोस्तों? रुक्ष क्षेत्र का है। ह्वेन-सांग ने क्या कहा है? गुजराता प्रदेश का है। हर्षवर्धन के समय भारत आया था। CU की इसकी पुस्तक का नाम है, जिसके अंदर जो इसने मरुस्थल का नाम दिया वो क्या दिया? गुजराता प्रदेश दिया है। और यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? ह्वेन-सांग को ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये नॉर्मल सी चीजें याद हो गई होगी। अब अपने चलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल की ओर, यानी कि अब अपने बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल की। अर्ध शुष्क मरुस्थल ये दोस्तों अपना मान लो राजस्थान है। ये कौन सा भाग आ गया? थार का मरुस्थल। और ये हो गया इसके अंदर शुष्क मरुस्थल। और ये कौन सा हो गया? अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब दोस्तों अपने को पढ़ने के अंदर इसके लिए आसानी हो, इसके लिए अपने अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों के अंदर डिवाइडेशन कर देते हैं। कितने भागों के अंदर बांट देते हैं इसको? 4 भागों के अंदर बांट देते हैं। कौन कौन सा? पहला हो जाएगा एक गगर बेसिन,
दूसरा शेखावाटी क्षेत्र, तीसरा नागौरी उच्च भूमि और चौथा हो जाएगा लूणी बेसिन। ठीक है दोस्तों, पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा इसके अंदर घग्गर बेसिन, दूसरा हो जाएगा शेखावाटी, तीसरा हो जाएगा नागौरी उच्च भूमि और जो चौथा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? लूणी बेसिन। ठीक है दोस्तों, अब अपने पहले वाले को पढ़ते हैं। घग्गर बेसिन को सभी को पता है दोस्तों कि इसको क्षेत्र को घग्गर बेसिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से एक नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है, जिसकी कौन सी नदी? घग्गर नदी। इस घग्गर नदी के यहाँ से गुजरने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? घग्गर बेसिन है कहा जाता है। घग्गर बेसिन के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? तो राजस्थान के अंदर यहाँ पे कौन से 2 जिले हैं? सभी को पता है, गंगानगर और प्लस हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों, घग्गर बेसिन के अंदर कौन कौन से आते हैं? गंगानगर प्लस हनुमानगढ़ आते हैं। और इस घग्गर नदी के कारण ये जो क्षेत्र है वो क्या सदा हरा भरा रहता है, यानी कि मरुस्थल जैसा दिखाई नहीं देता है। तो इसे क्या कहते हैं? हरित घाटी प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हरित घाटी प्रदेश भी से कहते हैं। किसकी वजह से? घग्गर नदी की वजह से। घग्गर नदी बहती है गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर, इसकी वजह से ये जो क्षेत्र है वो हमेशा हरा भरा रहता है। और इसी हरे भरे रहने के कारण जो इसको नाम दिया वो क्या दे दिया? हरित घाटी प्रदेश भी से कहते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, जहां पे घग्गर नदी बहती है उसे नाली पाट भी कहते हैं, यानी कि जहां से घग्गर नदी बहती है दोस्तों उसे नाली या पाट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अपना फर्स्ट भाग था वो कंप्लीट हो गया, यानी घग्गर का मैदान है जो घग्गर बेसिन है उसे अपने पढ़ लिया। गंगानगर हनुमानगढ़ 2 जिलों के अंदर हरित घाटी प्रदेश भी कहते हैं, और जहां पे घग्गर नदी बहती है वहां नाली पाट भी उसे क्षेत्र को कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 2 नंबर भाग की, कौन से? शेखावाटी। इसे दोस्तों तोरावाटी भी कहा जाता है। बांगर, इसी एक भूभाग के नाम है ये सारे। आंतरिक प्रवाह तंत्र, पहला शेखावाटी, दूसरा तोरावाटी, तीसरा बांगर और चौथा हो जाएगा आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, पहले बात करते हैं शेखावाटी की, यानी कि इसका नाम दोस्तों शेखावाटी कैसे पड़ा? शेखावाटी इसलिए पड़ा इसका नाम क्योंकि यह जो राव शेखा ने बसाया था, ये क्षेत्र वो राव शेखा ने बसाया था। राव शेखा थे वो कछुआ वंश से संबंधित थे। राव शेखा ने इस क्षेत्र को बसाया था और राव शेखा थे वो किससे? कछुआ वंश से संबंधित थे, इसलिए इस क्षेत्र को शेखावाटी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों तोरावाटी, यह नाम क्यों लिया जाता है इस क्षेत्र का? राजपूतों के गोत्र है जिसका नाम है तंवर राजपूत, यानी कि इस क्षेत्र के अंदर दोस्तों यह माना जाता है कि जो तंवर राजपूत थे उनकी संख्या ज्यादा थी, यानी कि तंवर राजपूतों की संख्या ज्यादा होने के कारण इसे इस क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। यानी कि कोई समय के अंदर यहाँ पे जो तंवर राजपूत थे उनकी संख्या ज्यादा थी और इसी वजह से इसे तोरावाटी क्षेत्र कहा जाता है। अब ये समझो, ये एक है बांगर, एक होता है दोस्तों बांगर और एक होता है खादर और एक होता है बांगड़। बांगड़ की अभी अपने बात नहीं करते हैं, बांगर और खादर के बारे में अपने समझते हैं। एक हो जाएगा बांगर और दूसरा हो जाएगा खादर। यानी कि जैसे मान लो दोस्तों ये कोई नदी है, ठीक है दोस्तों, नदी अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है और वो मिट्टी आके यहाँ फिर नदी के किनारे 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 जमा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों जो मिट्टी होती है, जो नदी द्वारा लाई हुई मिट्टी होती है, ये बहुत ही काम की मिट्टी होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। तो इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? इसी वजह से इसे बांगर कहते हैं। यानी कि नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों? बांगर कहा जाता है। नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों खादर की। खादर क्या है? यानी कि ये अपनी नदी है, ठीक है, मरुस्थल के अंदर नदी बहती है, बरसात कम हुई, नदी नहीं आई, तो फिर क्या है, मरुस्थल यहाँ पे आ गया, ठीक है। और जब बरसात हो गई तो पुनः नदी क्या है, अपना रास्ता चेंज कर लेगी, यानी कि ये नदी फिर यहाँ से बहने में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो पहले यहाँ पे नदी बहती थी, यानी कि ये जो अब उपजाऊ मिट्टी है ये धीरे धीरे क्या है दोस्तों, अनुपजाऊ के अंदर बदल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये जो मिट्टी है वो क्या धीरे धीरे अनुपजाऊ के अंदर बदल जाएगी। तो इसी वजह से ये जो नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी जो अनुपजाऊ हो चुकी है उसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं।
नदी द्वारा लाई गई अनुपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों? खादर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि बांगर किसे कहते हैं? नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी, यानी कि जो नदी अपने साथ मिट्टी भाग के लेती है उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और जो नदी द्वारा लाई गई अनुपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी जो अब धीरे धीरे क्या हो चुकी है? अनुपजाऊ हो चुकी है, उसे क्या कहते हैं? खादर, बांगर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की। आंतरिक का अंदर होता है अंदर, और प्रवाह क्षेत्र का अंदर। प्रवाह क्षेत्र का मतलब होता है सर बहना। ठीक है, यानी कि ये जो जल है, यानी कि जल है वो पानी जो जमीन के नीचे बहता है। कैसे? जैसे शेखावाटी क्षेत्र के अंदर नीचे चूने की परत है। क्या है? नीचे चूने की परत है। इसी वजह से जो शेखावाटी क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा गर्मियों में गर्म और ठंडे के अंदर ठंड रहता है। ठीक है, ऊपर से बरसात हुई, ऊपर रेत की परत है। ठीक है दोस्तों, अब ये रेत की परत से यहाँ पे पानी आ गया। ठीक है, नीचे, और पानी इस चूने की परत पे आ गया। ये चूना है, ये जो दोस्तों पानी सोखता नहीं है, और पानी फिर क्या है? इसके नीचे से आते हुए यहाँ पे बहना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से जो बरसात के समय के अंदर जो गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा सेम की समस्या रहती है। ठीक है, तो यानी कि चूने की परत के ऊपर ये पानी बहता है, यानी कि बहने को, इसी वजह से दोस्तों इसको आंतरिक प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। यानी कि नीचे चूने की परत है, पानी नीचे सोखता नहीं है जमीन, और इसी की वजह से जो पानी है वो जमीन के नीचे फिर बहना स्टार्ट हो जाता है, जैसे क्या कहते हैं? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नागौरी उच्च भूमि की। इसका नाम दोस्तों उच्च भूमि क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो जमीन है ये कितनी 300 से 500 मीटर ऊंची उठी हुई है। कितनी? 300 से 500 मीटर ऊंची उठी हुई है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये तैतीस सागर का अवशेष नहीं है। ये दोस्तों तैतीस सागर का अवशेष नहीं है, क्योंकि यहाँ के नमक के अंदर ये जो तैतीस सागर का अवशेष नहीं है, क्योंकि यहाँ के नमक के अंदर जो माइकाशिष्ट चट्टान के अवशेष हैं मिलते हैं, इसके अवशेष मिलते हैं। यहाँ के नमक के अंदर जो माइकाशिष्ट चट्टान है उसके अवशेष मिलते हैं। इसकी वजह से ये क्या है? तैतीस सागर का अवशेष है, नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर नागौरी उच्च भूमि के अंदर दो महत्वपूर्ण बातें हैं। कौन कौन सी? कुब्बड़ पट्टी और बांका पट्टी। ठीक है दोस्तों, इस मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कुब्बड़ पट्टी है, यानी कि यहाँ के जो नमक के अंदर नमक की मात्रा ज्यादा है यहाँ के पानी के अंदर है, और इसकी वजह से जो यहाँ के लोग हैं वो इस नमक युक्त पानी का प्रयोग करने से उनके अंदर एक रोग हो गया है। कौन सा? फ्लोरोसिस रोग। फ्लोरोसिस रोग होने की वजह से ये जो मनुष्य है वो यानी कि वो कुब्बड़ रोग का शिकार हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह से इसे कुब्बड़ पट्टी के नाम, इसी वजह से दोस्तों इसको कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है। यानी कि नागौरी उच्च भूमि के अंदर जो नमक है उसके अंदर वहाँ के नमक युक्त होने के कारण जल वहाँ के लोगों को जो फ्लोरोसिस रोग हो गया है, जिसको क्या है? कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कुब्बड़ पट्टी और बांका पट्टी ये दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। ठीक है, कुब्बड़ पट्टी और बांका पट्टी एक ही चीज़ है। अब इसके अंदर दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो कौन सी है? हरियल पक्षी। यह दोस्तों माना जाता है कभी जमीन के ऊपर पाँव नहीं रखता। जो हरियल पक्षी है वो कभी भी जमीन के ऊपर पाँव नहीं रखता है। इस ठीक है दोस्तों, और इसकी महत्वपूर्ण है कि बात यह है कि यह कहाँ पाया जाता है? सरिस्का अभयारण्य के अंदर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हरियल पक्षी कहाँ पाया जाता है? सरिस्का अभयारण्य के अंदर पाया जाता है। यह कभी भी जमीन पर पाँव नहीं रखता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लूनी बेसिन की। ये क्षेत्र की बात करें तो इसके अंदर आता है अजमेर प्लस नागौर क्षेत्र। किसके अंदर है? नागौरी उच्च भूमि के अंदर है। और शेखावाटी की बात करें तो शेखावाटी के अंदर आते हैं चूरू प्लस झुंझुनू प्लस सीकर प्लस उत्तरी नागौर। नागौर का सिर्फ दोस्तों उत्तरी भाग है जिसके अंदर है, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आता है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने लूनी बेसिन के बारे में। लूनी बेसिन का मतलब ये है दोस्तों, जहां से लूनी नदी बहती है, जहां से लूनी नदी बहती है उसे क्या कहते हैं? लूनी बेसिन कहते हैं। ये राजस्थान है। यहाँ पे एक त्रिभुज क्या करते का जिला है, सभी को पता है कौन सा है? अजमेर। ठीक है दोस्तों, यहां से एक नदी निकलती है, कहां से?
नाग पहाड़ से, कौन सी, जिसका नाम है लूणी। ठीक है दोस्तों, अजमेर के नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूणी। लूणी नदी अब थोड़े से ऊपर जाएगी नागौर के अंदर, फिर नीचे आगे पाली, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर और फिर जालोर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये 6 जिलों के अंदर बहती है। लूणी नदी वो कितने जिलों के अंदर बहती है, राजस्थान के अंदर 6 जिलों के अंदर बहती है। कौन कौन से, पहला हो जाएगा अजमेर, 2 नंबर हो जाएगा नागौर, फिर पाली, फिर जोधपुर और फिर हो जाएगा बाड़मेर और 6 नंबर हो जाएगा जालोर। ठीक है दोस्तों, ये कितने जिलों के अंदर बहती है, अजमेर, पाली, अजमेर, फिर थोड़ा सा नागौर के अंदर, फिर पाली के अंदर, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर और फिर जालोर के अंदर बहती है। ठीक है दोस्तों, इस जो क्षेत्र है यानी कि लूणी बेसिन के पूर्वी क्षेत्र को दोस्तों क्या कहा जाता है, काला बेरा क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि लूणी बेसिन के जो पूर्वी क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, काला बेरा क्षेत्र कहा जाता है। और इसका जो टोटल प्रवाह तंत्र है वो कितना है राजस्थान के अंदर है, यानी कि इसका जो टोटल प्रवाह क्षेत्र है 35 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। कितना है, 35 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये जो नदी है वो बहती है। ठीक है दोस्तों, अब अपने बात कर ली थी घग्गर के मैदान के अंदर बात करते हैं, अपने रिपीट मारते हैं। घग्गर का मैदान गंगानगर मानगढ़ आ जाएगा। सबसे ज्यादा हरितकाटी प्रदेश शेखावाटी राव शेखा ने बचाया था। तंवर राजपूत की गोत्र होने की वजह से तंवर राजपूत, और ठीक है फिर बांगर की खादर और आंतरिक प्रवाह क्षेत्र यानी कि पानी है वो जमीन के ऊपर बहता है। फिर नागौरी उच्च भूमि के अंदर बात करें तो नागौरी उच्च भूमि के अंदर दोस्तों 2 मेन बात है, कुबड़पट्टी, बांकापट्टी और दूसरा हो जाएगा हरियल पक्षी। यानी जो हरियल पक्षी है वो कहाँ पे पाया जाता है, सरिस्का अभयारण्य के अंदर पाया जाता है, जो कभी भी जमीन के ऊपर पाव नहीं रखता है। लूणी नदी की बात करें तो 6 जिलों से होते हुए गुजरती है। ठीक है, और इसके जो पूर्वी क्षेत्र को काला बेरा क्षेत्र कहते हैं और ये 35 वर्ग किलोमीटर के अंदर इसका प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अपने बात करते हैं इससे आगे के भाग की, यानी कि ये अपना जो आज का जो मरुस्थल था वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों, यानी कि ये मरुस्थल हो गया। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ, क्या है दोस्तों, अरावली की पहाड़ियाँ। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यानी कि अरावली पढ़ने से पहले मरुस्थल में जल संचय, मरुस्थल में जल संचय के साधन। कई बुकों के अंदर दोस्तों ये स्पेशल टॉपिक दे रखा है कि यानी कि मरुस्थल के अंदर जो जल संचय उसका यानी कि जल का जो स्टॉक है जो वर्षा के जल का उसको किस प्रकार से किया जाए ताकि जो मैं वो इसका जल का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कर सकें। तो इसके अंदर जो पहला आता है वो कौन सा आता है, 1 नंबर हो जाएगा प्लाया, 2 नंबर कौन सा हो जाएगा रन या टाट, 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा बालसन, 5 नंबर कौन सा हो जाएगा नाड़ी और 6 नंबर कौन सा हो जाएगा टांका। यानी कि दोस्तों ये क्या है, ये जल संचय के साधन है। अब अपने इसको एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। पलाया, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जो अपने बात करें तो यानी कि ये मान लो मरुस्थल क्षेत्र के अंदर है, ये मरुस्थल क्षेत्र हो गया, ऊपर से बरसात हुई, यहाँ पे क्या जल इकट्ठा हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है जल इकट्ठा हो गया, तो ये जल जो है दोस्तों खरा होगा मीठा होगा, यानी कि जो मरुस्थल के अंदर झील बनी है तो सीधी सी बात है कि मरुस्थल वो किसका अवशेष है, तैतीस सागर का अवशेष है, यानी कि वो नीचे से इसके अंदर आके नमक मिल गया है दोस्तों, और इसकी वजह से ये क्या है, ये जो नमक ये जो जल होगा वो खारा होगा, यानी कि खारे पानी के बड़ी झीलें हैं वो सारे किसके अवशेष, वो सारे किसके उदाहरण है, पलाय के उदाहरण है। यानी कि दोस्तों खारे पानी की बड़ी झीलों को क्या कहा जाता है, प्लाया कहते हैं। दूसरा हो जाएगा रन या टाट। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो बड़ी झीलें होती है उसको तो प्लाया कहते हैं, और जो रन या टाट यानी कि ये जो मरुस्थल है और इसके अंदर यहाँ पे बरसात से जल इकट्ठा हो गया, और यानी कि ये जो छोटी झीलें बनती है वो किसका है, जो जिसे क्या कहते हैं रन या टाट कहते हैं। यानी कि मरुस्थल में छोटी झीलों को क्या कहते हैं, रन या टाट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तल्ली या पोखर की। ये क्या है,
ये दोस्तों चट्टानी प्रदेशों के अंदर यानी कि जो वर्षा का जल इकट्ठा होकर एक झील सी बन जाती है, उसे क्या कहते हैं, तल्ली या पोखर कहते हैं। जिस प्रकार दोस्तों ये पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से वर्षा का जल इकट्ठा हुआ और यहाँ पे एक झील टाइप बन गई, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तल्ली या पोखर कहते हैं। अब दोस्तों ये जो जल होगा ये क्या होगा, ये जो जल होगा ये वो मीठा होगा, क्योंकि जो पहाड़ों के अंदर जो जल होता है दोस्तों उसके अंदर नमक नहीं मिलता है, उसकी वजह से वो क्या है, मीठा होता है। ठीक है, यानी कि पहाड़ों में बनी झीलों को क्या कहते हैं, तल्ली या पोखर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार से ये पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे जल इकट्ठा हो गया। ठीक है, यहाँ पे जल इकट्ठा होने की वजह से क्या है, ये जो जल है वो धीरे धीरे सूख गया, और सूखने के बाद के अंदर ये जो मिट्टी बिकती है वो दोस्तों बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, बहुत ही काम की मिट्टी होती है। तो यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, खेती करने लग गए, और इस मिट्टी के अंदर जो खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं, मर हो या खड़ीन कहते हैं दोस्तों। मर हो या खड़ीन यानी कि जो चट्टानी क्षेत्र के अंदर जो जल के सूखने के बाद जो उपजाऊ मिट्टी बचती है वहाँ पे लोग खेती करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मर हो या खड़ीन कहते हैं। और जो दोस्तों खड़ीन खेती है, खड़ीन कृषि पालीवाल ब्राह्मणों ने विकसित की थी राजस्थान के अंदर। किसने, पालीवाल ब्राह्मणों ने। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित कृषि कौन सी है दोस्तों, खड़ीन कृषि है। इसके अंदर जो क्या है, मिश्रित अनाज बोया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, बेजड़ कहते हैं। मिश्रित अनाज का मतलब गेहूं जो चना का जो यानी कि मिला के उनको जो बोया जाता है उसे बेजड़ कहते हैं। और दोस्तों राजस्थान पुलिस 2012 के अंदर एक बार प्रश्न आया था, बेजड़ा क्या है, बेजड़ा क्या है, ये तो है दोस्तों बेजड़, लेकिन बेजड़ा क्या है, जो करौली के अंदर जो पान की खेती की जाती है दोस्तों उसे बेजड़ा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है राजस्थान पुलिस 2012 के अंदर कि बेजड़ा क्या है, तो यानी कि मैं आपको बता दूं करौली के अंदर जो पान की खेती की जाती है उसे बेजड़ा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपने बात करते हैं बालसन। ये और ये दोस्तों सेम ही है, यानी कि ये जो झीलें होती है पर्वतों के मध्य, यानी कि जो झीलें बन जाती है उसे क्या कहते हैं, बालसन कहते हैं। पर्वतों के मध्य बनी झीलों को क्या कहते हैं दोस्तों, बालसन कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नाडी। नाडी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि यानी कि गांव से बाहर जो दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जो तालाब बनाया जाता था, गांव के बाहर जो दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जो दोस्तों तालाब बनाया जाता था उसे क्या कहते हैं, उसे ही नाडी कहते हैं। गांव के बाहर दैनिक आवश्यकताओं के लिए यानी कि जो तालाब बनाया जाता था, जैसे ये गांव और इसके एक बाहर तालाब होता था, यानी कि जिसके अंदर पानी का स्टॉक होता था, यानी कि सारे गांव वाले यहाँ से जो जल है वो यहाँ से लेते थे। तो यानी कि गांव के बाहर दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो तालाब होता था उसे नाडी कहते हैं। और ये दोस्तों किसने प्रारंभ की थी, सबसे पहले 1520 के अंदर राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। किसका, नाडी का। कहाँ पे, कहाँ की फेमस है दोस्तों ये मुख्य दोस्तों जोधपुर क्षेत्र में नाडी चलती है। 1520 के अंदर दोस्तों राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था सबसे पहले, और जोधपुर क्षेत्र के अंदर ये जो सबसे ज्यादा चलती है नाडी, यानी कि गांव के बाहर दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जो तालाब बनाया जाता था उसे क्या कहते हैं दोस्तों, नाडी कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नाडी के बाद के अंदर एक जो अपना और भाग है वो कौन सा है, 5 नंबर हो गया था, और ये 6 नंबर कौन सा, टांका। ये क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि यानी कि इस प्रकार से मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की एक आकृति का कुंड बनाया जाता है, जिस प्रकार से क्या है कि यहाँ से बरसात हो और फिर वो सारा पानी इसके अंदर स्टॉक हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर जो जल संचय के लिए जो यानी कि इस प्रकार की जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, टांका कहते हैं। और जो दोस्तों ये है इस जो गहरे भाग को क्या कहते हैं, इसे
कुंड कहते हैं दोस्तों। और जो ये पायतन होता है यानी कि ये जो भाग होता है इसको क्या कहते हैं दोस्तों, अघोर कहते हैं। ये प्रश्न दोस्तों थर्ड ग्रेड के अंदर भी पूछा जा चुका है कि जो इसका पायतन होता है उसको क्या कहते हैं, यानी कि कुंड के पायतन को क्या कहते हैं, कुंड के पायतन को दोस्तों अघोर कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं आगे। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं दोस्तों, बावड़ी किसने प्रारंभ की थी, तो शक जाति ने बावड़ी शुरू की थी। और बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, बूंदी। फेमस बावड़ी चांद बावड़ी कहाँ की है, दौसा की है। ठीक है दोस्तों, जो बावड़ी का शहर है वो किसे कहा जाता है, बूंदी कहा जाता है। और जो बावड़ी है वो किसने, शक जाति ने शुरू की थी। और जो चांद बावड़ी फेमस है वो कहाँ की है, दौसा की है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर अरावली के बारे में जिक्र करेंगे, 56 की पहाड़ियाँ और वो सारी इससे आगे वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड लक, जय हो विजय हो।